आप सभी को सुप्रभात। आशा करता हूँ कि 6 बजे तक आप लोग उठ गए होंगे। तो जितने भी बच्चे वो उठ चुके हैं इस सर्द मौसम में, तो ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ जाइए और साथ ही इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलिए और साथ ही अपने आकलन करते हुए चलिएगा कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितनी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को सर्वविदित है, इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती विषय राजनीति विज्ञान की मैंने यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ की है। आज इसी कड़ी में आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का सेशन बी का 5 जो यूनिट है, 5 यूनिट का दूसरा जो टॉपिक है, प्रधानमंत्री से संबंधित आज की जो हमारी एमसीक्यू रहने वाले मॉडल पेपर आज का रहने वाला है। जिन्हें अभ्यर्थियों को इसके प्रश्न आते हैं तो वो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए जाइएगा। जो नींद में है वो भी अभी उठ जाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की बैठक संचालित करने की वास्तविक शक्ति रखते हैं। तो ये आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के मद्देनज़र जो मंत्रिपरिषद की बैठक संचालित करने की जो पावर है वो रखते हैं, उनकी शक्ति उनके पास होती है। तो ये बता सकते हैं कि कौन है वो। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 74A है या अनुच्छेद 75 है या अनुच्छेद 78 है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलेगा, जिसे नहीं आता है तो वो इसको देखिएगा। और जो ये समझता है कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि वो भी इस चैनल से पृथक हो जाएं। चलिए आंसर दीजिए। आई थिंक मुझे लगता है कि आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये संविधान में स्पष्ट रूप में उल्लेखित नहीं है कि संविधान के अंतर्गत जो ये प्रावधान दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद की बैठक संचालित करने की जो वास्तविक शक्ति रखते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप में कहा है, या यह भी कहा है, यह भी नहीं कहा है, ये भी कह सकते हो कि प्रधानमंत्री कैबिनेट की जो बैठक का संचालन करेंगे, या फिर कहें जो संविधान केवल मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख करता है। अगर आप देखोगे, अगर संविधान को अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा प्रधानमंत्री को, तो उसमें मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख उसमें हमें देखने को मिलता है, जो आर्टिकल 75(3) है। और साथ ही कुछ ऐसे संप्रेषण संबंधी जो दायित्व की अगर मैं बात करूं, जो अनुच्छेद 78 यहाँ पर जो दिया गया आप देख पा रहे होगे, व्यवहार में अगर कहें तो प्रधानमंत्री सरकार का नेता होता है, आप सभी को पता है। वास्तविक जो शक्तियों का प्रयोग वो परंपरागत तरीके से है, उसकी जो परंपरा है, जो संसदीय जो प्रथाओं के आधार पर अगर मैं कहूँ, और कैबिनेट में जो मैनुअल जो होता है उसकी जो समय सारणी होती है, वो मैनुअल के आधार पर वो तमाम चीज़ों को नियमित रूप में करते हैं। और इसलिए अगर मैं बात करूँ जो शक्ति संबंधित अगर मैं कहूँ, स्पष्ट रूप में कहीं भी हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। बहुत से लोग 74-75 की तरफ जा बढ़ रहे होंगे, तो बेसिकली इस पर तौर पर उल्लेख नहीं दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो दूसरे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस परिस्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति विवेक माना जाता है। तो ये आपको बताना है डिसीजन। तो किसी एक दल को संपूर्ण बहुमत मिलता है, सबसे बड़े दल के जो बहुमत ना मिले, या फिर कई दल दावा करते हैं तो करना है, या गठबंधन सरकार चला रही हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है आपने सही पिक किया है। सबसे बड़े दल को बहुमत ना मिला और कई दल दावा करना, ठीक है। ये स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि किन परिस्थिति में, निम्न में से किस परिस्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का जो विवेक होता है, डिसीजन, तो माना जाता है। तो क्या होता है, जब किसी भी बड़े दल को किसी भी प्रकार का बहुमत प्राप्त नहीं होता है, या कई दल ऐसे दावा करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जब किसी पार्टी को अगर कहें जब बहुमत नहीं मिलता है, तो कई जो नेता होते हैं वो दावा जब करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करती है उस कंडीशन में, वो क्या करती है, वो अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, बुलाते हैं जो बहुमत साबित कर सके। ये नहीं कि भैया हर व्यक्ति को बुला देंगे, ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जो संसद में जो सरकार बनाने का जो आंकड़ा होता है, उस आंकड़े को वो उसके पास वो बना सकता है, या कहीं उसे बहुमत साबित कर सकता है। ये अगर हम देखें ना, जो संवैधानिक विवेक है और ना कि पूर्ण व्यक्तिगत विवेक होता है। क्योंकि बेसिकली अगर देखें किसी व्यक्ति के विवेक पर आधारित नहीं होता है, जो संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उस विवेक पर ही आधारित होता है। यदि एक दल में अगर कहें बहुमत है, तो राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग ना करते हुए सीधे उसे क्या करेगी, बुला लेगी। या फिर कहें जो ये जटिलता आती है ना, सबसे जटिल स्थिति वही होती है जब कोई भी बहुमत स्पष्ट से ना होती है। अगर किसी को बहुमत स्पष्ट तौर पर है, जैसे आपने 2014 से लेके 19 में भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्या रहे जो संसदीय दल के नेता के रूप में हमेशा चुने जाते हैं। अगर आप 2024 के
परिणामों को देखोगे तो यहाँ पर स्थिति उलट जाती है। तो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तरफ आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो आपके आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, इनके और साथ ही जो शिंदे हैं, उनके मिलजुल कर ये क्या है, ये सरकार बनी है और इन लोगों ने अपने दल का जो नेता है वो प्रधानमंत्री को चुना है। तो इसलिए यहाँ पर है, अगर मान लीजिए कोई दल के पास बहुमत नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या, जो भी व्यक्ति बहुमत साबित कर सकता है तो उसे ही राष्ट्रपति कहते हैं, बुलाती है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देख पा रहे कि ये कहता है कि प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य न होने पर भी कितने समय तक पद पर बने रह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं 3 माह, 6 माह, 9 माह, 11 न 1 साल। तो बता सकते हैं आप सभी को पता है कि ये 6 माह का समय दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 75 की अगर मैं बात करूँ, 75(5) में ये कहता है कि भैया कोई भी मंत्री जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, ये कहता है कि कोई भी मंत्री, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री हो या कोई भी ऐसा मंत्री जिसको मंत्री पद दिया जाता है, तो उसमें ये जो आर्टिकल 75 है, 75(5) में अगर बात करूं तो इसमें कोई भी मंत्री, जिसमें आपके प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो अधिकतम उसको 6 माह तक क्या करना, अपने पद पर वो रह सकता है। और इस जो ये अवधि है ना, 6 महीने की अवधि के भीतर उसे किसी न किसी एक सदन का क्या होता, सदस्य बनना उस समय अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, या फिर कहीं पर वो चुनाव लड़े या फिर वो राज्यसभा का सदस्य हो, तो इसके बाद ही वो क्या कर सकता है, अपने मंत्री या प्रधानमंत्री पद को कहीं ना कहीं विस्तार, जो संविधान के जो दायरे हैं, जो उसके जो कायदे कानून है, उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, संवैधानिक रूप से वो वैध तौर पर अपना किया जा सकता है। तो ये याद रखिए। अब हम यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस शक्ति का उल्लेख संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री की किस शक्ति का उल्लेख संविधान में प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी अभी उठे नहीं हैं, उठ जाइए, 6 बज चुके हैं और आप अगर इसी तरीके से सोते रहे तो एक कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो निश्चित रूप में आपको ये जो महीने हैं, जो आपके जो सर्द जो मौसम है, तो इससे लड़ना ही पड़ेगा और अपने आप को उस काबिल बनाना होगा। इससे अगर आप लड़ोगे ना तो निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर देख पड़ेगी ऐसी कौन सी शक्ति का उल्लेख किया गया जो संविधान में नहीं है। कैबिनेट की अध्यक्षता, राष्ट्रपति को सलाह देना है, मंत्रियों की नीति की अनुशंसा या फिर संसद से संबंध ये जानकारी राष्ट्रपति को देना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, बता सकते हैं? चलिए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, चलिए इसका सही उत्तर आपके सामने रखूं तो ये कहता है कि कैबिनेट की अध्यक्षता। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए कैबिनेट की अध्यक्षता, क्योंकि संविधान प्रधानमंत्री की जो बहुत सी शक्तियों के बारे में बताता है, आप सभी को पता है। और जैसे कि आर्टिकल 74 हो गया, 75 में क्या होता है, मंत्री परिषद से संबंधित क्या प्रावधान का उल्लेख उसमें किया गया है। और आर्टिकल 78 की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें राष्ट्रपति को जानकारी देना होता है। और साथ ही अगर आप देखोगे कैबिनेट की अध्यक्षता अगर मैं बात करूँ तो संविधान में कहीं पर भी इसका ये लिखित नहीं है कि ये व्यवहारिक प्रथा है या परंपरा पर आधारित है। और भारत और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली का ये हिस्सा ये रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे 5वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। तो 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देता है तो परंतु इस्तीफा ना दे तो संवैधानिक रूप से क्या होगा। तो स्वतः ही वह स्वचालित रूप से पद से हट जाएगा, या राष्ट्रपति तत्काल बर्खास्त कर देंगे, या राष्ट्रपति कैबिनेट के सामूहिक इस्तीफे मांगेंगे, या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना संवैधानिक अनिवार्यता है। तो ये आपके सामने कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है आंसर देना। देखिए, आंसर आप दोगे तो कहीं आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा। आप जिस हिसाब से आपके अंदर जो अकड़ है वो कम नहीं हो जाएगी। जितना दोगे उससे अच्छा होगा कि आपका कहीं ना कहीं ये पता चलेगा, एक नंबर टाइप करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं ये कहूँगा निश्चित रूप में जो बच्चा इसको देख रहा है तो देना सीखिए। मेरे उत्तर देने से आपके सामने तो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, मेरे बोलने से पहले ही उसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, प्रधानमंत्री को ही इस्तीफा देना संवैधानिक अनिवार्यता है। याद रखिएगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जब हम संसदीय प्रणाली में अगर हम बात करते हैं तो सरकार का अस्तित्व क्या होता है, लोकसभा के विश्वास पर ही निर्भर रहता है। अगर लोकसभा में अगर जो प्रधानमंत्री अगर अपना विश्वास खो देता है तो क्या होता है, पूरी मंत्रिपरिषद क्या होता है, बर्खास्त हो जाती है और उसी समय भंग हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कहता है, जब लोकसभा के जो विश्वास पर ही निर्भर करता है, यदि प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, अपना बहुमत खो देता है तो इस कंडीशन में उसे इस्तीफा देना ही होगा। और अन्यथा की दिशा में अगर क्या होगा तो राष्ट्रपति उन्हें
क्या करेंगे, उस पद से हटाने के लिए वो बाध्य होंगे। और हालांकि अगर हम बेसिकली देखें, संविधान में बर्खास्त जैसा शब्द कहीं पर उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अगर हम देखें जनरली तौर पर देखें तो राष्ट्रपति के पास ऐसी स्थिति में उन्हें हटाने और अप्रत्यक्ष शक्ति का प्रयोग वो कर सकती हैं। तो ये याद रखिएगा। तो मैं आप बेसिकली ये ध्यान में रखिएगा, संपूर्ण अगर संविधान को आप उठा लोगे तो वहाँ पर बर्खास्त जैसे शब्द का कहीं पर भी आपको उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, छठे नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने बिना सांसद बने लंबे समय तक पद पर कार्य नहीं किया। ये कह रहा है निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने बिना सांसद बने लंबे समय तक पद पर कार्य नहीं किया, या फिर पद पर रहते हुए कार्य किया, ये भी हो सकता है। तो ये ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें, मोरारजी देसाई है, इंदिरा गांधी है, HD देवेगौड़ा है, या PV नरसिम्हा राव है, तो यहाँ पर कौन है तो बता सकते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में कौन होगा, तो अगर आपने पढ़ा है तो इस कंडीशन में आप देखोगे HD देवेगौड़ा है। तो HD देवेगौड़ा ने क्या करा, प्रधानमंत्री रहते हुए अगर हम देखें तो प्रारंभ से अगर हम देखें लोकसभा का वो सदस्य कभी उन्होंने सदस्यता ली ही नहीं, याद रखना। हम कह रहे हैं कि सांसद बने लंबे समय तक अपने पद पर उन्होंने कार्य नहीं किया। कहने का मतलब है कि जब देवेगौड़ा की जब हम बात करें तो प्रधानमंत्री रहते हुए भी अगर कहें तो प्रारंभ से अगर देखें तो लोकसभा की सदस्यता उन्होंने नहीं ली थी, और अगर हम देखें बाद में राज्यसभा के सदस्य वो बने, और ये प्रथा उनके अनुरूप ये था। अगर बेसिकली अगर देखो किसी भी 2 सदनों में से किसी का सदस्य होना चाहिए, और अन्य जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री रहे जल्दी अगर मैं कहूँ तो वो एक सदन के सदस्य ही बने रहे थे। और ये स्थिति अगर देखें तो संवैधानिक रूप से अगर कहें तो 6 महीने की जो सीमा होती है वो समय सीमा उसमें बाध्य होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की वह शक्ति जो मंत्रिपरिषद को विघटित डिवाइड करने की अनुमति देती है और किस आधार पर, तो ये याद रखिए। ठीक है, ये कहता है कि विघटित जो ये प्रधानमंत्री की वह शक्ति जो मंत्रिपरिषद को विघटित करने की अनुमति देती है, और किस अनुच्छेद पर ये आधारित, या कहें किस पर ये आधारित है। आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल 75 है, या फिर संवैधानिक परंपरा है, या सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश पर, ये बता सकते हैं कि ये इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ना, इसका सही उत्तर अगर आपने दे दिया होगा तो इसका सही उत्तर मिला लीजिए, संवैधानिक परंपरा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की हमेशा सलाह दे सकता है, और ये अधिकार संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा है। याद रखिएगा कि भैया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। इस चीज़ का भी जिक्र जो अधिकार है ना, ये संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। पर अगर आप देखें जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जो प्रथा रही है उससे ये चीज़ें हमने ग्रहण करी, इस चीज़ को अडॉप्ट किया, और साथ ही राष्ट्रपति इस सलाह को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर सिफारिश कर रहा है तो राष्ट्रपति इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। क्योंकि आर्टिकल आप अगर देखोगे 74(1) की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा 74(1) की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य करता है। किसको कर रहा है, राष्ट्रपति को। देखिए हम कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे बाधित करता है, और इसलिए अगर देखें तो पूरी तरीके से संवैधानिक परंपरा पर ही पूरी तरीके से आधारित होता है। तो यह देखिएगा। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री व्यक्तिगत या इंडिविजुअल जिम्मेदारी में आता है। ठीक है, जिम्मेदारी में आता है तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है, या सरकार ने संसद में सरकारी नीतियों का बचाव है, राष्ट्रपति को जानकारी देना होता है, किसी मंत्री को हटाने की अनुशंसा है। तो व्यक्तिगत अगर हम बात करें किसी प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी में आता है, क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी में आता है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो जिसे भी इसका प्रश्न का उत्तर आता है वो बता सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिक कर लिया हो तो इसका जो सही उत्तर है वो किसी मंत्री को पद से हटाने की अनुशंसा वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को कर सकता है, और राष्ट्रपति उसे हटा देगी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना कि किसी भी मंत्री को हटाने की अनुशंसा जो प्रधानमंत्री के पास एक विशिष्ट तौर पर यह अधिकार होता है। क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री अगर कहें मंत्रिपरिषद से संबंधित होता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व, लोकसभा का जो अध्यक्ष अगर कहें, या कहें उसका जो सदन का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि जब राष्ट्रपति को ये जानकारी देना तकनीकी दायित्व किसका, प्रधानमंत्री का होता है, और संसद में जो नीति का बचाव या सामूहिक दायित्व का ये हिस्सा भी होता है। और जब ये तमाम चीज़ें करते हैं ना प्रधानमंत्री, तो उस कंडीशन में मंत्री को पद से हटाना ये मंत्री जो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत ये कारण भी हो सकता है, व्यक्तिगत शक्ति भी उसकी हो सकती है। वो किसको सिफारिश करनी है, उन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति को ही सिफारिश करनी है, और उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब
अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री के पद का पहला इंग्लैंड सिद्धांत किस प्रणाली का मूल है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, संसदीय संघीय प्रणाली है या न्यायिक प्रणाली है, तो यहाँ पर बता सकते हैं। बताओ जिसे भी आता है। ठीक है, जिसे हम अगर हम देखें इसका जो सही उत्तर है वो आपका, अगर आप देखोगे संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ये होता है, क्योंकि अगर हम संसदीय प्रणाली में अगर प्रधानमंत्री को अगर देखें तो फर्स्ट अलोंग इजिट ये माना जाता है। तो क्योंकि अगर हम इसको बेसिकली इसका सही उत्तर देखें तो औपचारिक रूप से अगर देखें तो सभी मंत्री क्या होता है, समान और वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री का नेतृत्व करते हैं। तो ये याद रखिए क्योंकि प्रधानमंत्री सभी का नेतृत्व करता है। ये जो सिद्धांत हमने जो लिया है बेसिकली आप देखोगे ब्रिटेन की जो प्रणाली है, वो जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन की, हमने वहाँ से इस चीज़ को अडॉप्ट किया। और भारतीय शासन में अगर हम देखें तो वहीं से ये तमाम चीज़ें उसी समय से प्रचलित हुई चली हुई आ रही है। और अगर देखें तो इसीलिए अगर हम कहते हैं तो जो प्रधानमंत्री होता है वो कैबिनेट के केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि कैबिनेट का सारा सार किस पर जुड़ा होता है, आपके प्रधानमंत्री पर ही ये जुड़ा होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है 10वें नंबर का प्रश्न, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत रखते हो लेकिन प्रमुख कैबिनेट मंत्री असहमति प्रकट कर दे तो सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत क्या होगा। अगर मान लीजिए जो लोकसभा में जब प्रधानमंत्री जब बहुमत रखता है तो कैबिनेट का कोई मंत्री जब उसमें असहमत हो जाता है तो इस कंडीशन में सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत क्या होगा। तो असहमत जो मंत्री का स्वचालित हटाना है होता है कि वो स्वतः ही उस पद से हट जाए, या पूरे कैबिनेट का इस्तीफा होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकती, तो यह कोई संवैधानिक प्रभाव नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों ने पिक कर लिया होगा। तो इस कंडीशन में क्या, प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या होगा, राष्ट्रपति उसे उसके पद से तुरंत हटा देंगे। तो क्योंकि आपने अगर देखा होगा, क्योंकि जो सामूहिक उत्तरदायित्व का जब हम अर्थ की जब बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद एक क्या है, एक इकाई की तरह कार्य करेगी। इस पर तौर पर क्या है, संविधान में उल्लेख किया गया, कोई भी मंत्री अगर देखें सरकारी नीतियों से सहमत नहीं है, या और अगर देखें सार्वजनिक रूप से अगर उसका वो विद्रोह करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर देखें, उसकी अनुशंसा पर अगर देखें तो क्या करते हैं, असहमति के कारण कैबिनेट स्वतः ही क्या विघटन नहीं होता है। ये निर्णय किसका होता है, प्रधानमंत्री होता है, कि प्रधानमंत्री ही क्या कर सकते हैं। अगर लोकसभा को अगर भंग करना है तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे, किसी एक मंत्री के कहने पर ये सारी चीज़ें भंग नहीं होगी। बेसिकली ये होगा कि प्रधानमंत्री किसके सलाह पर, क्या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देंगे और नए जो व्यक्ति है उसको उसके पद पर बैठा देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 11 नंबर का प्रश्न कि प्रधानमंत्री को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद और मंत्रिपरिषद के बारे में सूचना देने का दायित्व सौंपा गया है। आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78। किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के बारे में सूचना प्रधानमंत्री किसको, राष्ट्रपति को देंगे। तो ये किस में कहा गया, अगर आपको पता होगा तो बताइए। तो दोस्तों इसमें जो उल्लेख किया गया है वो 78 में इन चीज़ों का दायित्व, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो या प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति को सभी चीज़ों की सूचनाएं ससमय देते रहेंगे। ठीक है, 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सबसे पहले किसे इस्तीफा देना आवश्यक हो जाता है, सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, बता सकते हैं। तो सबसे पहले किसको देना पड़ेगा, अगर लोकसभा भंग होगी तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री को ही क्या करना पड़ेगा, वो इस्तीफा दे देगा। तो क्योंकि वो केंद्र बिंदु है, जब प्रधानमंत्री जब इस्तीफा दे देगा तो बेसिकली सारे जो लोग हैं, चाहे मंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष, सारे ही वो क्या होगा, जो उसका पूरा विघटन हो जाएगा, या कहें पूरी तरीके से जो लोकसभा है वो भंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये 72, 73, 74, 75, तो कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया, आप सभी को पता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो आपके आर्टिकल 75 के अंतर्गत दी गई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि प्रधानमंत्री की कौन सी शक्ति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अत्यधिक बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, यहाँ पर न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, संघ सूची का विस्तार या कैबिनेट की अनुशंसा द्वारा जो आपातकाल की घोषणा या रक्षा मंत्रालयों का प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो ये बता सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो अत्यधिक शक्ति जो बढ़ जाती है, क्या है, और ये कहता है कि अत्यधिक बढ़ जाती है, क्या बढ़ती है, शक्ति जब बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, कैबिनेट के अनुसार जब उसकी सिफारिश पर क्या होता है,
पूरे राष्ट्र पर क्या होता है, आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। ये कौन करेगा, प्रधानमंत्री, और जो कैबिनेट है वो पूर्ण रूप से क्या करेगी, उसकी अनुशंसा करेगी और राष्ट्रपति उस पर क्या करेगी, मोहर लगा देगी और पूरी तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मगर उसके बैकडोर, अगर खिड़की से देखें, बैक डोर से देखें, तो वो जो कैबिनेट होती है या फिर आपके प्रधानमंत्री की शक्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट सचिवालय को व्यवस्थित रूप में संचालित किया गया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या है, बता सकते हैं 15 नंबर का। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके जवाहरलाल नेहरू के समय में ये किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 16 नंबर का प्रश्न। ये कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के किस पद पर होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या रक्षक। तो किस पद पर होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके अध्यक्ष के पद पर ही क्या होंगे, विराजमान होंगे। ठीक है, 17 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री केंद्रीय सशक्तता आयोग CVC की नियुक्ति में क्या भूमिका रखते हैं, कोई भूमिका नहीं रखते हैं। नियुक्ति समिति के वो अध्यक्ष होते हैं, चयन समिति के सदस्य होते हैं, सिफारिशकर्ता होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, चयन समिति के सदस्य के रूप में वो होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 18 नंबर का प्रश्न। प्रधानमंत्री विदेशी नीति निर्धारण में किस आधार पर सर्वाधिक प्रभावी माने जाते हैं, संविधान उन्हें विदेश नीति प्रमुख बनाता है, या राष्ट्रपति की कमजोरी शक्तियां हैं, या फिर कैबिनेट में केंद्रीय नेतृत्व होता है, न्यायपालिका की सीमाएं होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो सकता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो निश्चित रूप में आपने इसको कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, ये क्या होता है, आपके कैबिनेट में केंद्रीय नेतृत्व में ये होता है, तो इसीलिए ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे 19वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहता है कि प्रधानमंत्री की कौन सी शक्ति जो है वित्तीय नियंत्रणों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। ठीक है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो वित्तीय नियंत्रणों पर क्या है, निर्णयों पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। बजट प्रस्तुत करना है, बजट में अंतिम निर्णय लेना होता है, वित्तीय मंत्री की नियुक्ति करना है, कर निर्धारण करना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में अगर कहें तो ये कहते हैं कि वित्तीय मंत्री की नियुक्ति ये होती है। ठीक है, अब हम 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहता है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के किस पद पर होते हैं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या सचिव या रक्षक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो अध्यक्ष के पद पर ही होते हैं। आप सभी को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है। 21वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो ये इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाऊंगा। प्रधानमंत्री किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति की सलाह का बाध्यकारी स्रोत होते हैं, जब सलाह जो मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह हो, या फिर जब सलाह व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की हो, जब सलाह संसद द्वारा पारित हो, जब सलाह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर अगर आप दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दे पाओगे तो फिर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे लिए सफल होना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि मछली को पानी की। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि भैया इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर होगा जब सलाह मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह हो। ठीक है, जब सलाह मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रधानमंत्री किस परिस्थिति में राष्ट्रपति को सलाह का अधिकारी स्रोत होता है। तो ये इस कंडीशन में होता है क्योंकि प्रधानमंत्री केवल एक प्रधानमंत्री नहीं होता है। अगर आपको मैं बताऊं ये क्या होता है, बल्कि प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद के नेता के रूप में भी होता है। आप सभी को पता है कि प्रमुख के रूप में भी होता है, प्रमुख के रूप में होता है, संरक्षक के रूप में होता है। और अगर देखें संविधान विशेषकर अगर देखिए आर्टिकल जो 74A की अगर मैं बात करें तो उसमें जिस चीज़ का उल्लेख है कि ये राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे रखता है। क्योंकि याद रखिएगा अनुच्छेद 74A की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से वो क्या बंधन में रखता है। इसका जो अर्थ होता है, जबकि अगर मैं कहूं कि राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से दी जाती है और वो बाध्यकारी भी मानी जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत सलाहें यदि मंत्रिपरिषद द्वारा समर्थन नहीं पाती हैं तो वो उसका क्या है वैधानिक भार नहीं रखता है। और ये इस चीज़ को भी याद रखिएगा क्योंकि व्यवहार में अगर देखें तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की बैठकों को संचालित करता है और सामूहिक निर्णय लेने में समन्वय वो करते हैं। और इसीलिए अगर हम देखें जो सामूहिक सलाह का महत्व संवैधानिक रूप से सर्वोच्च हो जाता है, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए सुबह का टाइम है, गला भी बैठ गया ठंड के मारे। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि 22वें नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति किस स्थिति में नई सरकार का गठन करने के लिए किसी भी अन्य को बुला सकते हैं। तो यह बताए, जब प्रधानमंत्री का जब इस्तीफा हो जाता है उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति नई सरकार गठन करने के लिए
किसके अन्य किसको बुला सकते हैं? जब प्रधानमंत्री से स्पष्ट बहुमत खो दिया हो, जब प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया हो, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई हो, या उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आई थिंक मुझे जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस उसमें क्या होगा? ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर होगा, सभी। ठीक है, ये क्या होगा? उपरोक्त सभी स्थितियों में होता है, क्योंकि अगर हम देखें ना, प्रधानमंत्री के इस्तीफे या जब ये वो मर जाता है या किसी कारणों से उसका पद जब रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए किसी अन्य जो लीडर है, जो जिसको मौका देना चाहती हैं, या कहें ऐसा नेता जो बहुमत साबित कर सकता है, वो सबसे बड़ी पार्टी को क्या करके आमंत्रित करेंगी, और उसका जो उस पार्टी के जो सबसे उस दल का नेता होगा उसको आमंत्रित करेंगे, और सरकार को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है, या फिर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा जब दे देता है, तो दोनों स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति जो राजनीतिक की जो वास्तविकता के आधार पर अगर देखें, तो किसी भी नेता को बुला सकते हैं, और राष्ट्रपति का जो मूल लक्ष्य होता है कि ये सुनिश्चित करना होता है कि जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है वो सदन में क्या कर सकते हैं? विश्वास साबित कर सके। और इसलिए अगर देखें, जो ऊपर दिए गए जितने भी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ना, ये जो आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं, वो संवैधानिक रूप से अगर देखें, व्यवहारिक दृष्टि से भी सभी चीज़ें क्या है आपके सही हैं। तो ये या देखिएगा, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे 23वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 23वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कहता है कि मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के विस्तार की अनुशंसा का संवैधानिक आधार क्या होता है? उसको अगर हम कहें रिफ्रेशफुली अगर कहें, तो उसका अनुशंसा का संवैधानिक आधार क्या होता है? आर्टिकल 75(1) में है, या आर्टिकल 74(1) में है, या फिर कहें पारंपरिक जो संसदीय जो प्रथा है, या प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, या आर्टिकल 78 की बात करूं, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? बता सकते हैं दोस्तों, जिसे भी आता है बेझिझक होकर बताइए। गलत ही सही, गलत ही तो होगा, मगर यहाँ पर गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपका जो परीक्षा है, परीक्षा में आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका जो सही उत्तर है वो पारंपरिक संसदीय जो प्रथा है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व की बात करते हैं। यहाँ पर ये इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर हम देखें ना, जो संविधान में मंत्रियों की जो नियुक्ति की जब हम बात करते हैं, उन नियुक्ति की जब हम बारे में बात करते हैं, तो और उससे संबंधित जितने भी आपके आर्टिकल या प्रावधान है, और मंत्रिपरिषद के जो पुनर्गठन या फिर मंत्री को हटाना या जोड़ना या सीधा उसका विवरण नहीं देता है, क्योंकि अगर व्यवहारिक तौर पर देखें, जो संसदीय प्रथा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर यह आधारित होती है। प्रधानमंत्री अपनी टीम बनाते हैं और राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से क्या आती है? उनकी नियुक्ति कर देती है। और इसलिए अगर देखें, जो मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन का जो वास्तविक आधार होता है, वो संविधान की बजाय परंपरा और साथ ही जो राजनीतिक जो व्यवहारिकता है वो उससे संबंधित है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या वो शक्ति साबित करते हैं, या प्रधानमंत्री उनका क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। तो प्रधानमंत्री एज ए सुपर ह्यूमन या पावर उसके केंद्र बिंदु में होता है, सेंटर ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, 24वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 24वें नंबर की अगर मैं किताब नहीं सॉरी प्रश्न की बात करूं, प्रधानमंत्री की सलाह के विरुद्ध राष्ट्रपति कब और किस आधार पर कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह के विरुद्ध जब राष्ट्रपति कब और किस आधार पर कार्य करते हैं? कभी नहीं, राष्ट्रपति हमेशा बाध्य होते हैं जब सलाह संवैधानिक दृष्टि से अवैध हो, जब प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से असमर्थ हो। BC दोनों क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तो इस कंडीशन में अगर बात करें, तो जिस प्रश्न को आप सोच रहे हैं तो सही सोच रहे होंगे, और यहाँ पर ऑप्शन D, B, C दोनों मामलों में ये होता है। क्योंकि अगर जब मैं बात करूँ ना, आप अगर इस चीज़ को देखोगे ना, इस चीज़ को मनन भी करोगे, जो ये सिद्धांत हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, दो सिद्धांत आपके सामने जो 4 ऑप्शनों में ये दिए हैं, तो आर्टिकल 74 की जब मैं बात कर रहा हूँ, यह देखिएगा मैं कौन से आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। जब 74(1) की जब बात करता हूँ, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से क्या है? बधा हुआ है, और ये अल्प स्थिति में राष्ट्रपति विवेक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे विशेषकर अगर देखें, जब सलाह स्पष्ट रूप से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करे, या प्रधानमंत्री संवैधानिक बाध्यता में हो, या फिर वो बहुमत खो दे, या सुप्रीम कोर्ट से निपटारे। और अगर बात करूं, जो संवैधानिक जो परंपराओं ने क्या करता है, ये संकेत दे देते हैं कि राष्ट्रपति संस्कारात्मक विवेक ये रखते हैं। और किंतु अगर बेसिकली अगर देखें, तो इसका प्रयोग अत्यंत सीमित है और विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसलिए अगर मैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो B और C जो दिए हुए हैं, तो ये बेसिकली राष्ट्रपति के विवेक पर ही आधारित ये बने हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 25वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 25वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच असहमति होने पर अंतिम संवैधानिक विवेक
किसका माना जाएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का, या सर्वोच्च न्यायालय का, या संसद का निर्णय। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या हो सकता है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा, आपके राष्ट्रपति का माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में होता है, क्योंकि संविधान के रक्षक के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पदाधिकारी के रूप में होता है और संवैधानिक जो अंतर्देश होते हैं ना उसके अनुसार अगर देखते हैं अंतिम निर्णयात्मक कर्तव्यों के साथ उसका अधिकार ये मानते हैं कि अगर बेसिकली का देखें तो आर्टिकल जो 74 मैंने एक ही जो जिक्र किया है, तो उसके कारण अगर देखें तो राष्ट्रपति आमतौर पर क्या होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह से बधे हुए होते हैं और असहमति की अवस्था में अगर देखें तो राष्ट्रपति का जो विवेक निर्णयात्मक हो सकता है। और अगर देखें, अगर दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो उसे संवैधानिक दायरे में सीमित रखना चाहिए। आमतौर पर अगर देखें सलाहकारों की अगर बात करें, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिमंडलों की बात करें तो उनका वो पालन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि मामला संवैधानिक व्याख्या का हो तो अंततः अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्याख्या निर्णयात्मक हो सकती है। पर अगर देखें बेसिकली अगर देखें जो संवैधानिक विवेक स्वाभाविक रूप से क्या होता है, राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मनन करने का ज़रूरत है आपको, ठीक है। 26वें नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के रूप में न्यूक्लियर जो नीति, परमाणु नीतियों की जब बात करते हो तो इसका निर्णायक अधिकार किसके पास वास्तविक रूप में रहता है, संसद के संयुक्त निर्णय पर, प्रधानमंत्री और कैबिनेट की रणनीति साझेदारी से, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत विवेक से, सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से। तो बेसिकली ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे अनुरोध करूँगा तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक तो आप करते नहीं, प्लीज़ कर दीजिए, आपके हाथ में ज़्यादा पेन नहीं होगा, हल्का सा दर्द भी महसूस नहीं होगा, कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 26वें नंबर का, तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की रणनीति साझेदारी से होगा, क्योंकि रक्षा और अगर विदेश नीतियों की जैसे जो संवेदनशील जो ये क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में अगर देखें औपचारिक निर्णयात्मक जो सरकार द्वारा निर्णय जितने भी होते हैं वो सरकार द्वारा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है, नीति निर्माण के केंद्र में बिंदु में वो रहता है, सभी जो नीतियों का निर्माण होता है वो संसद के द्वारा होता है, और संसद का केंद्र बिंदु में कौन रहता है, वो आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। और अगर देखें राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जितने भी मामले होते हैं उनमें कैबिनेट में क्या शामिल जो समितियां होती हैं वो साथ मिलकर क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। और संसद का ये रोल निरीक्षण हो गया, आपके संवैधानिक स्वीकृति जैसे बजट तक सीमित रहता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप तभी करता है जब उसको लगता है कि यार ये संविधान का उल्लंघन उसको दिखाई दे, तो तभी वो हस्तक्षेप करता है। और वास्तविक जो निर्णायक जो शक्ति होती हैं वो आपके प्रधानमंत्री और कैबिनेट की जो रणनीति साझेदारी से ही वो होती है। बेसिकली इसका जो अधिकार होता है प्रधानमंत्री की, क्योंकि नीति निर्माताओं के ही बलबूते वो तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 27वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 27वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि प्रधानमंत्री के पद पर अस्थायी नियुक्ति अगर कहें तो स्थायी नियुक्ति की सीमा किस कारण प्रभावित हो सकती है, तो ये बताएं। तो बता सकते हैं कि राज्यसभा सदस्य की उपलब्धता, लोकसभा में विश्वास हासिल करने की अवधि 6 माह होती, राष्ट्रपति के आदेश पर यह उपरोक्त सभी, ठीक है, बता सकते हैं। चलिए जिसे भी आता है आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा मुझे लगता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका जो आपने लगाया था उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरिमम की अगर बात करूँ, इंटरिमम जो प्रधानमंत्री की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसको अगर देखें तो संविधान में सामान्य जो प्रावधान होते हैं अगर उनके अनुसार वो करना पड़ता है। तो नियुक्तियों अगर कहें तो अस्थायी नियुक्ति की जब मैं बात करूँ तो क्या होता है, जो संविधान के जो सामान्य जो प्रावधान होते हैं ना दोस्तों, उसके अनुसार ही वो उसको करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे वो क्या होता है, संसद का सदस्य नहीं है तो आर्टिकल 75(5) के तहत उसे क्या होता है 6 महीने की सीमा के भीतर उसको तमाम चीज़ों को करना होता है। जैसे अगर आप देखोगे वो सीमाएं लागू होती है, और साथ ही अगर देखें राज्यसभा का सदस्य के विकल्प के आधार पर भी वो संसद में सदस्य बन सकता है। और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अगर देखें तो आदेश और जो राजनीतिक परिस्थितियों का जैसे गठबंधन का समर्थन हो और इन सभी अवधियों को प्रभावित कर सकती है, और इसलिए इन कारणों को प्रभावित किया जा सकता है ओवरऑल। और ये आपका डी जो है सही उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पर 28वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो ये कहता है 28वें नंबर का प्रधानमंत्री के पास वेतन सुविधाएं और विनियमितीकरण करने का अंतिम निर्णय किस अधिकार किसके साथ जुड़ा है। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के पास जो वेतन है और सुविधाएं हैं उनको विनियमित करने का जो अंतिम अधिकार किसके साथ जुड़ा होता है। तो राष्ट्रपति के आदेश से, संसद द्वारा निर्धारित अधिनियम से, या स्वयं प्रधानमंत्री के निर्णय से, या उच्चतम न्यायालय के निर्देश से। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ये संसद द्वारा निर्धारित अधिनियम से होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और साथ ही जितने भी अन्य जो सरकारी पदाधिकारियों के वेतन या फिर कहें उनकी सुविधाओं, ये संसद के जो कानून हैं या जो नियमन है उसके माध्यम से क्या होता है निर्धारित होते हैं। जबकि अगर कभी भी देखोगे संशोधन की जब आवश्यकता होती है तो संसद उपयुक्त विधेयक पारित करते हैं, और प्रधानमंत्री के पास व्यक्तिगत रूप से क्या होता है वेतन निर्धारित करने के अधिकार नहीं होता है कि भैया वो अपना वेतन बढ़ा ले, क्योंकि वो संसद और जो केंद्रीय जो नियम होते हैं उनके अनुरूप ही उसको क्या मिलता है वेतन मिलता है। और अगर हम देखें ना दोस्तों, अंतिम निर्णय जो होता है वो संसद के पास ही होता है, और जो सार्वजनिक वित्तीय का जो प्रमुख नियंत्रण भी उसके पास होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे 29वें नंबर के प्रश्न की तरफ बात करें। प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा भंग की सलाह देने का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रतिबंध क्या है? तो ये आपको बताना, राष्ट्रपति का अनियंत्रण विवेक होता है, राज्यपालों की सहमति या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय, संसदीय स्थिरता और संवैधानिक परंपरा। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो जिसको भी आता है इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसदीय स्थिरता और संवैधानिक परंपराएं। तो इसमें क्या था, लोकसभा भंग करने की जो सलाह है वो संवैधानिक अधिकार के तहत दिखा सकती हैं क्यों राष्ट्रपति, ठीक है। तो उसकी मर्यादा संविधान की क्या है, मूल भावना या फिर संसदीय जो स्थिरता है। और साथ ही अगर आप देखोगे ना तो जो परंपराओं पर क्या है हमेशा निहित होता है। राष्ट्रपति आमतौर पर क्या करती हैं, जो सलाह को वो हमेशा मानती, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो अपना डिसीजन देती है, और वो सुझाव का उद्देश्य संवैधानिक व्यवस्था को पलटना या फिर अनुचित जो संवैधानिक शर्तें होती हैं तो यह विवेक संपन्न राष्ट्रपति उसको चुनौती दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा, ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया है। जबकि अगर देखें नियमों का जो दुरुपयोग दिखाई देता है तो अंततः अगर देखें जो परंपरा होते हैं संवैधानिक मर्यादा इसी शक्ति का क्या प्रमुख उपबंध या प्रतिबंध ये होता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 35वें नंबर का प्रश्न, 30वें नंबर का, प्रधानमंत्री के खिलाफ महाभियोग किस निकाय द्वारा किस प्रमाण के आधार पर संभव है? तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो किस आधार पर महाभियोग प्रधानमंत्री को होता है? लोकसभा द्वारा जो सीमित प्रमाण के साथ या फिर राज्यसभा द्वारा बहुमत से निर्णय या संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुशंसा प्रतिक्रिया और ठोस प्रमाण के साथ यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तथाकथित जांच के बाद, ठीक है। तो ये बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए जिसने भी इसका उत्तर दे दिया होगा तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारी सही चली। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपके सामने रखूं, ये कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुशंसित प्रतिक्रिया और ठोस प्रमाण के साथ, ठीक है, अनुशासित जो प्रतिक्रिया और ठोस प्रमाण के साथ ये होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं इसकी व्याख्या करूँ तो इसमें क्या होता है, जैसे भारत में अगर देखोगे ना आमतौर पर जो राष्ट्रपति के लिए ही क्या होता है हमेशा महाभियोग का क्या होता है ये प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री के लिए अगर हम कहें सीधे तौर पर करते हैं तो महाभियोग जैसी कोई चीज़ अगर संविधान में या संसद में नहीं दी गई है, क्योंकि संसद के माध्यम से अगर देखें तो जब महाभियोग तो नहीं होता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव या अनुशंसात्मक कार्रवाई से उसे ही हटाया जाया जा सकता है, अन्यथा उसे नहीं हटाया जाता। और यदि भी अगर हम देखें ना, यदि किसी प्रधानमंत्री पर गंभीर संवैधानिक उल्लंघन का जब आरोप होता है तो संसद की प्रतिक्रिया में संसदीय जो समितियाँ होती है उनके जो आवश्यक कानून प्रमाण के साथ कार्रवाई की जा सकती है। और अगर देखें वास्तविकता की अगर हम बात करें तो संसद जो दोनों सदन की जो प्रतिक्रिया और जो स्पष्ट प्रमाण पत्रों का ही प्रमुख क्या निवारण और दंडात्मक कदम संभव हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका न्याय समीक्षा तक ही सीमित रह जाती है। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय की ज़्यादा उसमें होती नहीं। तो बेसिकली प्रधानमंत्री को इसीलिए अपने पद से तब हट सकता है जब वो आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर वो अपने बहुमत खो दे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी जो दल है वो दल पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपने पद से वो हट जाएगा। महाभियोग जैसी प्रतिक्रिया राष्ट्रपति के लिए होती है, ना कि प्रधानमंत्री की। 31वें नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर 31वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का औपचारिक निर्णय किसको मान्यता देता है? तो ये बताइए, विदेश मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री के एकल निर्णय द्वारा, कैबिनेट की सहमति और परंपरा द्वारा या राष्ट्रपति की अनुमोदन द्वारा, ठीक है। तो ये बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होता है। तो ये जो है कैबिनेट की सहमति और परंपरा द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब मैं बात करूँ, जो प्रधानमंत्री विदेश नीतियों के नेतृत्व वो करते हैं। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व
का औपचारिक निर्णय किसको मान्यता देता है? तो बेसिकली कैबिनेट की सहमति और परंपराओं पर ही क्यों होता है? क्योंकि मैंने जैसे आपको पता कि प्रधानमंत्री विदेश नीतियों के नेतृत्व करते हैं और औपचारिक प्रतिनिधित्व और अगर कहें जो प्रमुख यात्रा कार्यक्रम कैबिनेट की सहमति या फिर उसके जो सचिवालय है या विदेश मंत्रालय है उसके समन्वय से ये तय होते हैं। क्योंकि अगर राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अगर कहें प्रमुख प्रतिनिधियों का तो स्वागत करते हैं, पर अगर देखें नीति निर्धारण की जब बात आती है, प्रतिनिधित्व की जो रूपरेखा सरकार या फिर विशेष स्तर अगर देखें जो कैबिनेट द्वारा तय की जाती है। इसीलिए अगर हम देखें जो कैबिनेट की सहमति और उसकी जो प्रशासकीय जो परंपरा है वो निर्णायक होती है लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 32वें नंबर का प्रश्न ये कहता है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में पीएमओ का संवैधानिक दर्जा क्या है? ये संवैधानिक निकाय है, सरकारी प्रशासनिक इकाई, परंपरागत शक्तियों के साथ आता है, अदालती निकाय है, ये स्वतंत्र निकाय संस्था है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये सरकारी प्रशासनिक इकाई परंपरागत शक्ति के साथ होता है। तो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय की जब बात करते हैं, पीएमओ कार्यालय की जब बात करते हैं तो संविधान में इसमें स्पष्ट से नहीं किया गया या कहे उसको दर्शाया नहीं गया, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। और ये क्या है, प्रशासनिक इकाई है और प्रधानमंत्री नीतिगत जो प्राथमिकताओं का क्या कहीं ना कहीं तालमेल या समन्वय करता है। अगर जब मैं पीएमओ की बात करता हूँ तो यहाँ पर अधिकारी या प्रशासनिक व्यवस्था की और परंपरा ना की कोई स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में होती है। क्योंकि ये नीति निर्देश योजनाओं का समन्वय का मंत्रालयों के समन्वय का काम करता है। और जो पीएमओ का जो दर्जा है संवैधानिक दर्जा नहीं है, ये अत्यधिक व्यवहारिक प्रभावशाली होता है, ये बेसिकली संवैधानिक नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रधानमंत्री द्वारा आयोजन होने वाला जो प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर होता है जो घंटे होते हैं, किस प्रकार की जिम्मेदारी विशेष रूप से होती है? ठीक है, ये बताओ। ठीक है, ये बता प्रश्नकाल की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा संसद में आयोजन होने वाले जो प्रश्नकाल की जब मैं बात कर रहा हूँ उसमें किस प्रकार की किस प्रकार की जिम्मेदारी विशेष रूप से होती है? तो ये बता सकते हैं। तो प्रश्नों का प्रत्यक्ष उत्तर देना और नीतियों की रक्षा करना, प्रश्नों को स्थगित कर देना या संसद का संचालन करना, या प्रश्नों का चयन करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? बता सकते हैं, जिसे भी आता आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो कहते हैं कि प्रश्नों जो काल होता है तो प्रश्नों का प्रत्यक्ष उत्तर देना और नीतियों की रक्षा करना होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री को क्या होता है, संसद में जो सरकार के जो समग्र कृतियों का और जो नीतियां हैं उनका प्रतिनिधित्व वो हमेशा करते रहते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर वो देना होता है। विशेष रूप से अगर देखें जो प्रश्नकाल का जो समय आता है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय और जो संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं उन पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है और उन्हें नीतिगत बचाव और स्पष्टीकरण देना भी पड़ता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की जब मैं बात करूँ उसका उत्तरदायिता जो अगर कहें उसका उत्तरदायित्व जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है और सरकार सामूहिक रूप से उसकी जवाबदेही उसकी तय होती है वो, क्योंकि सरकार क्या हो वो हिस्सा होता है। और इसका जो राजनीतिक महत्व अगर देखें तो बहुत बढ़ जाता है। और प्रश्नों का जो चयन होता है वो संसद द्वारा संचालित जो अध्यक्ष होता है या स्पीकर होता है उसका ये काम होता है, ना कि प्रधानमंत्री का। यह अप्रत्यक्ष तौर पर उसका कर्तव्य जरूर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 34वें नंबर का प्रश्न, प्रधानमंत्री के पास संज्ञानी या पॉजिटिव शक्ति का सबसे स्पष्ट उदाहरण कौन सा है? तो ये आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति है, मंत्रियों की नियुक्ति, हटाने या सिफारिश या अनिवार्य कर निर्धारण, या फिर संसद का विघटन बिना कारण। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जिसे भी आता आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मंत्रियों की नियुक्ति और हटाने की सिफारिश से ये उसके पास होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री की जब मैं बात करता हूँ उसके पास जो सबसे स्पष्ट तौर पर जो संज्ञानी जो शक्ति होती है, जिसे हम अगर बेसिकली अगर देखें जो ये शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के समक्ष जो प्रधानमंत्री की अगर जो मंत्रिमंडल है मंत्री की नियुक्ति या फिर उसे हटाने की सिफारिशें कर सकते हैं। जो ये शक्ति होती है संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के पास दिखाई देती है, क्योंकि वही उनको हटाता है वो करते हैं। क्योंकि सिफारिश किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। व्यवहारिक रूप में अगर देखें प्रधानमंत्री सिफारिश निर्णात्मक होता है, क्योंकि जो सिफारिश प्रधानमंत्री ने कर दी वो राष्ट्रपति से मानना ही है। और अगर देखें जो यहाँ पर अन्य जो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि न्यायाधीश की बात करें या फिर उच्चतम न्यायालय की बात करें या संसद का विघटन, ये तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि भैया कर निर्धारण संसद और विधायी की प्रतिक्रिया द्वारा होता है। संसद का अगर देखें विघटन भी सलाह पर ही संभव हो सकता है और पर इसका दुरुपयोग सीमाओं पर बधा हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे NSA
की भूमिका किस प्रकार प्रधानमंत्री को प्रभावित करती है। एनएसए केवल तकनीकी सहायता देते हैं, कोई प्रभाव नहीं है। एनएसए प्रधानमंत्री को रणनीति और तकनीकी विकल्प सुझाकर निर्णयात्मक प्रभावित करता है। तो यह एनएसए का सीधा प्रशासनिक अधिकार होता है। एनएसए संसदीय एक समिति का हिस्सा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, हम जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जब मैं बात करता हूँ, प्रधानमंत्री के निकट सबसे निकटतम ये सलाहकार के रूप में ये होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक जो नीतियाँ होती हैं, जो खुफिया समन्वय विभाग होते हैं, प्रधानमंत्री को विकल्प प्रदान करता है। और एनएसए की अगर मैं बात करूँ तो इसका अधिकार आदेश देने का नहीं, बल्कि अगर देखें तो उनकी सिफारिशें विश्लेषण कर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। और उसका जो प्रभाव होता है नीति निर्माण के तकनीकी और रणनीति आयामों पर भी होता है, जिससे प्रधानमंत्री का अंतिम निर्णय प्रतिक्रिया में क्या होता है, दृढ़ हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 36वें नंबर का प्रश्न 36वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि प्रधानमंत्री को संविधान में कानून शक्ति किस रूप में निहित है। तो लॉ मेकिंग की जब मैं बात करता हूँ तो बिल प्रस्तुत करने की सीमित अधिकार है, स्वयं कानून बनाने का अधिकार है, संसद में सरकार का नेतृत्व कर कानूनी नीतियाँ प्रस्तुत करना है, न्यायालयों के फैसले बदलने का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूँ तो ये जो होती है, तो संसद में सरकार का नेतृत्व कर कानूनी नीतियाँ प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं क्या था, कानून के रूप में नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री स्वयं कानूनी रूप से कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि यार आप सोचोगे प्रधानमंत्री कानून बना देगा, नहीं, वे क्या कहते हैं, सरकार का नेतृत्व कर संसद में नीतियाँ और जो विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। और जैसे वित्तीय बिल हो गया, नीतिगत विधेयक होते हैं और सरकार की ओर से प्रस्तुत ये करे जाते हैं, और प्रधानमंत्री कैबिनेट उनकी नीति आधार तैयार करते हैं। और कानून बनाना अत्यंत ही संसद का कार्य होता है, और प्रधानमंत्री की भूमिका नीतिगत मार्गदर्शन और समर्थन सुनिश्चित करने की होती है। और न्यायालय के फैसले के बाद न्यायालय के जो फैसला होता है उसको बदलने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास नहीं होता है। तो इतना भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब 37वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। 37वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेगा। यह कहता है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान गठबंधन में कमजोर पड़ने पर किस प्रकार का संवैधानिक समाधान सामान्यतः अपनाया जाता है। अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें ना, कार्यकाल के दौरान अगर गठबंधन कमजोर पड़ जाता है तो उस समय संवैधानिक समस्या समाधान सामान्यतः अपनाया जाता है। राष्ट्रपति सीधे चुनाव घोषित कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बिना सलाह के मंत्रियों को बदल देते हैं, प्रधानमंत्री संसद में विश्वास परीक्षण कराते हैं और इस्तीफा दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट गठबंधन को पुनः गठित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो क्या करता है, प्रधानमंत्री संसद में विश्वास मत परीक्षण कराते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। तो गठबंधन जब कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होने पर इसके होता है, सामान्य रूप में अगर देखें जो संवैधानिक या फिर लोकतांत्रिक जो सही तरीके का जो रास्ता होता है उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा में क्या करेगा, अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा या बहुमत को साबित करेगा। अगर उसने साबित कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और वे विश्वास दिलाते हैं कि ये सरकार चल सकती है या नहीं चल सकती है, या उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति कई व्यवस्था करने के लिए कदम उठाएं, जिससे चुनाव का विकल्प भी आ सकता है, या कहें फिर आपके राष्ट्रपति सीधे चुनाव घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संसदीय प्रतिक्रिया के अगर देखें राजनीतिक वास्तविकता के अनुसार वो चलेंगे। और कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो केवल संवैधानिक जो सवालों के हस्तक्षेप कर सकता है और गठबंधन पुनः उसकी जवाबदेही नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर 38वें नंबर का प्रश्न देख रहे होगा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल की गोपनीयता और सूचनाओं के नियंत्रण पर सबसे मुख्य वैधानिक नैतिक बंधन क्या है। सूचनाओं का अधिकार या पूर्ण अपवाद है, या सरकारी गोपनीयता नियम और नैतिक अधिकार निम्नावली है, कोई भी बंधन नहीं है, पूर्ण गोपनीयता पाई जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष आदेश हैं। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है आंसर दीजिए।
देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी, सरकारी गोपनीयता नियम और नैतिक अधिकारी नियमावली होती है। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली इसको देखें ना कि जैसे पीएमओ कार्यालय की, जब हमने कहा कि पीएमओ की जो सूचनाएं संवेदनशील होती हैं, हमेशा गोपनीय होती हैं, वो आपके जो आरटीआई की अगर बात करें तो उसके अधिनियम से कुछ ही उपबंध आपको उपलब्ध हो सकते हैं मगर और कुछ भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं अपवाद के तहत संरक्षित होते हैं और सरकार के प्रशासनिक नियम और नैतिक दिशा निर्देश और गोपनीयता के दायरे के अंतर्गत आते हैं। इसलिए पूर्ण अपवाद या कहें पूर्ण गोपनीयता जैसी कोई भी सुनिश्चित एक तरफा नियम नहीं है। संविधान और कानून के संतुलन में अगर देखें गोपनीयता बनी रहती है और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में जो निर्देश दे सकता है वह सामान्य वैधानिक बंधन नहीं हो सकता है, तो इतना भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, प्रधानमंत्री के संसदीय नेतृत्व के दौरान विपक्षी नेता के साथ संबंधों का सर्वाधिक संवैधानिक महत्व, अगर कहें विपक्षी नेता, ठीक है, तो संवैधानिक महत्व किसमें निहित होता है, तो ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सरकार निर्णय की पारदर्शिता और संसदीय नियंत्रण या फिर विपक्ष के विरोध को खारिज कर देना होता है, विपक्ष की शक्तियों को समाप्त करना होता है, न्यायपालिका को प्रभावित करना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा 39 नंबर का, तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं सरकारी निर्णयों की पारदर्शिता और संसदीय नियंत्रण की जब बात करते हैं तो लोकतांत्रिक जो संसदीय व्यवस्था है उसमें विपक्ष का जो नेता होता है सरकार को जवाबदेही बनाते हैं और प्रधानमंत्री का विपक्ष के साथ समुचित संवाद, पारदर्शिता और सहमतियों की भावना कानून निर्माण और साथ ही नीति निर्माण की गुणवत्ता को कहीं ना कहीं बढ़ाती है। अगर विपक्ष को नज़रअंदाज करना लोकतंत्र को कमज़ोर करना हो सकता है, ये याद रखिएगा भैया। अगर विपक्ष को अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो आपका लोकतंत्र क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। न्यायपालिका को प्रभावित करना संवैधानिक रूप से अनुचित और अवैध होता है। और अगर बेसिकली इस चीज़ को देखें ना, संसदीय नियंत्रण और पारदर्शिता बनाए रखना संवैधानिक महत्व ये होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। 40वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। 40वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किस औपचारिक दस्तावेज का उपयोग होता है, संविधान की स्पेशल कॉलेज या कैबिनेट मैनुअल और प्रशासनिक परिपत्र या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश या अनौपचारिक परंपरा ही पर्याप्त है। तो इस कंडीशन में सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो कैबिनेट मैनुअल और प्रशासनिक पत्र ये होता है, क्योंकि भारत में अगर देखोगे जो कैबिनेट है वो मैनुअल एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दस्तावेज माना जाता है जो निर्णय और निर्माण और साथ ही आपके जो प्रोटोकॉल होता है ना कैबिनेट के कामकाजों के नियम को परिभाषित करता है। और साथ ही कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो कैबिनेट मैनुअल होता है प्रशासनिक परिपत्र होता है क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या होता है। जो निर्णय होते हैं, निर्माण होते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है और साथ ही कैबिनेट के जो कामकाज के जो नियम होते हैं उनको कहीं ना कहीं परिभाषित करता है। ये जो होता है संवैधानिक रूप से क्या होता है, अनिवार्य तो नहीं, पर अगर देखें व्यावहारिक रूप से प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बीच जिस तरीके से प्रतिक्रिया समन्वय और निर्णयों की अगर रूपरेखा और साथ ही सचिवालय में किस तरीके से समन्वय सुनिश्चित करना होता है और औपचारिक परंपराओं की जब हम बात करते हैं तो सहायता होती है और मैनुअल का औपचारिक महत्व भी अधिक होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर 41वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि प्रधानमंत्री का दायित्व केंद्रीय सचिवालय सेवाओं पर किस रूप में प्रकट होता है। वे सीधे प्रशासनिक अधिनायक होते हैं, वे नीति दिशा निर्देश और प्राथमिकताएं तय करते हैं, प्रशासनिक क्रियान्वित करता है और वे सचिवों की नियुक्ति स्वयं करते हैं, उन्हें सचिवालय में से कोई संबंध नहीं है। तो बेसिकली इस कंडीशन में इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वे नीतिगत दिशा निर्देश और प्राथमिकताएं तय करते हैं और प्रशासनिक क्रियान्वित करता है। तो प्रशासनिक जब प्रधानमंत्री की जब मैं बात करूँ प्रशासनिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं करते हैं, उनकी जो भूमिका होती है बेसिकली नीतिगत दिशा निर्देश देना और साथ ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, प्रशासनिक जो केंद्रीय सचिवालय है या उनकी नीतियों को लागू करना और साथ ही जो सचिव प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट करते हैं और सचिवों की औपचारिक नियुक्तियां जो निकाय प्रतिक्रिया और साथ ही मामले होते हैं उनके अनुसार वो की जाती है, जिसमें अगर देखें प्रधानमंत्री का योगदान महत्वपूर्ण और जो विधि रूप से अगर देखें तो सीमित हो सकता है और अगर देखें प्रमुख भूमिका
अगर प्रमुख भूमिका कहें तो उसका निर्धारण निर्देशन इसके अंदर को तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 42वें नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध संसदीय अनुग्रह के उल्लंघन की शिकायत निपटारा सामान्यतः कैसे किया जाता है? स्पीकर चेयरमैन द्वारा संसदीय प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वयं मामलों का निपटारा करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष निर्णय या सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर इसको देखोगे ना, ये कहता है जो स्पीकर होता है चेयरमैन द्वारा संसदीय प्रतिक्रिया के माध्यम से होता है, क्योंकि संसदीय और शासन अनुशासन जो मैंने कहा ना संसदीय अनुग्रह से संबंधित जो मामले होते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ये उसके संदर्भ में चेयरमैन राज्यसभा के पास ये होता है। और यदि हम किसी यदि हम देखें ना, यदि किसी सदस्य ने अगर संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है तो जो स्पीकर है चेयरमैन जांच की कार्रवाई वो तय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से सीधा निपटारा संवैधानिक रूप से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये जो है संसदीय प्रतिक्रिया का मामला होता है और न्याय हस्तक्षेप तभी हो सकता है जब संवैधानिक अधिकारों का उसमें जब उल्लंघन होता है तब वो होता है। यहाँ अब यहाँ 43 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री के पास अगर देखिए प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा प्रभाव किस माध्यम में सर्वाधिक बढ़ता है? सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। ठीक है, तो औपचारिक संवैधानिक पदाधिकारी के प्रयोग से, तो मीडिया, कूटनीति और व्यक्तिगत करिश्मा के माध्यम से, या सीधे राज्यपालों के आदेश देने से, या संसद में अपने सिक्के का जबरदस्ती कर लेने से? तो ये बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है सॉफ्ट पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसका जो सही उत्तर है ये मीडिया, कूटनीति, व्यक्तिगत करिश्मा के माध्यम से होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की जब मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री का जो प्रभाव होता है वो सिर्फ जो संवैधानिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं रहता है, उनका जो सॉफ्ट पावर होता है मीडिया में संवाद, कूटनीति, सक्रियता होती है और व्यक्तिगत नीति शैली होती है, करिश्मा जिसे हम कहते हैं। तो वह क्या होता है, तत्व जनमत समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने में निर्णायक होते हैं। औपचारिक शक्तियों का सीमित दायरा होता है और अगर देखें जो प्रभाव का दायरा असाधारण संसाधनों से बढ़ जाता है और राज्यपालों का सीधे आदेश संविधान के तौर पर संभव नहीं होता है। संसद में क्या होता है, जबरदस्ती का विचार प्रासंगिक होता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, मीडिया के ही बलबूते तो वो विश्व गुरु के सबसे बड़े सौदागर बने पड़े हैं, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, विश्व में उनका डंका बजता है। वो किसके माध्यम से होता है? ये जो कूटनीति होती ना और मीडिया और व्यक्तिगत जो करिश्मा के द्वारा होती है, जिसमें जनमत संग्रह होता है, तमाम चीज़ों से वो होता है, जिसे हम सॉफ्ट पावर के तौर पर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रेस जो काउंसिल या मीडिया नीति से संबंधित कौन सा संवैधानिक विचार प्रमुखता से प्रभावित होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बनाम राष्ट्र सुरक्षा संतुलन, प्रेस की पूर्ण नियंत्रण, न्यायपालिका की नियुक्ति प्रतिक्रिया, राज्यपालों का दायित्व। तो इसमें से सही उत्तर क्या होता है? तो इसमें से अगर आप देखोगे तो सही उत्तर जो होगा, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता, बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन की बात करते हैं। तो इसमें जैसे मीडिया की जैसे मैंने बात करी, प्रधानमंत्री मोदी जी मीडिया के क्या है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मीडिया क्या है? मीडिया हो गया, प्रेस हो गया। नीति में क्या था? प्रधानमंत्री सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और उनके बीच किस तरीके से संतुलन करना है, ये अत्यधिक नियंत्रण और अभिव्यक्ति पर क्या अंकुश लगा सकता है और स्वतंत्रता के मूल जो सिद्धांतों का हनन कर सकता है। इसलिए अगर देखें जो नीति निर्धारित में जो संवैधानिक जो मापदंड होते हैं उनका पालन करना आवश्यक हो जाता है और सरकार को ये उचित सीमाओं के भीतर ही रहकर कदम उठाने चाहिए। न्यायपालिका ऐसे मामलों में अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं यदि अधिकारों का जब बेसिकली संवैधानिक दायरे का जब क्या होता है अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में वो तमाम चीज़ें करती हैं। अब यहाँ पर हम 45 नंबर का प्रश्न देखकर, प्रधानमंत्री का निर्वाचन के सिद्धांत पर आधारित नहीं माना जाता है, ये लोकसभा में बहुमत साबित करना होता है, राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत पसंद का सीधे नियुक्त किया जाना है, राजनीतिक नेतृत्व और पार्टियों का आंतरिक व्यवस्था या गठबंधन समर्थन या संसदीय व्यवहार। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो बता सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगा? तो दोस्तों इस कंडीशन में जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत पसंद पर सीधे नियुक्ति ये नहीं माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। वह लोकसभा का सदस्य जब विश्वास स्थापित नहीं कर पाता, विश्वास जब पूर्ण रूप से बहुमत साबित नहीं कर सकता, तो वास्तविक तौर पर अगर देखें तो प्रधानमंत्री का चयन जो बहुमत का जो पार्टी बहुमत होती है ना, पार्टी के नेतृत्व गठबंधन का समर्थन का पर आधारित तो होता है। और राष्ट्रपति का दायित्व होता है कि भैया ये सुनिश्चित करती है कि भैया नियुक्ति जिस व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है वो बहुमत दिखा सकता है या साबित कर सकता है। तो इसलिए व्यक्तिगत पसंद का प्रेरित होना संवैधानिक
संवैधानिक रूप से अनुचित माना जाता है। और इसका जो मैंने कहा ना कि और इसका ऑप्शन जो आप देख पा रहे होगे बी, राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत पसंद, ये सीधे नेता, तो ये नहीं माना जाता। ठीक है, अब हम देखेंगे 46वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री की भूमिका में केंद्रीय विरासत बढ़ाने के सबसे सामान्य कारण कौन से हैं। ठीक है, कौन से हैं, तो संवैधानिक संशोधन, स्पर्श अधिकारों का हस्तांतरण है, नीति आदत, पीएमओ का विस्तार और दलीय आधारित केंद्रीकरण, या फिर न्यायिक द्वारा आदेशित केंद्रीकरण, या फिर सरकार राज्य सरकारों की मांग। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में अगर देखें तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी को सही लिखे थे। अब यहाँ पर 47वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे, प्रधानमंत्री के कार्यालय में वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख संवैधानिक उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्देशन या लोकसभा में वित्तीय विधेयक या बजट प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत आदेश या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी। तो इस कंडीशन में सही उत्तर जो भी है बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है लोकसभा में वित्तीय या विधेयक या फिर बजट प्रतिक्रिया से ये संबंध होता है, क्योंकि वित्तीय नियंत्रण का जो मूल स्रोत होता है संसद होता है, और विशेषकर अगर लोकसभा जिसके माध्यम से बजट पारित होता है और वित्तीय विधेयक सामने आते हैं, प्रधानमंत्री नीति निर्देशन ये होते हैं, और वित्तीय संसाधनों का समायोजन और प्रस्तुत वो क्या करते हैं, सरकार के जो वित्तीय मंत्रालय के माध्यम से करते हैं। लोकसभा में स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व्यक्तिगत आदेश के माध्यम से कहते हैं वित्तीय नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जो न्यायालय की अगर बात करें वो केवल संवैधानिक समीक्षा कर सकते हैं, और नीति जो वित्तीय जो निर्णय संसद के अधीन ही हमेशा ये रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये 48 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकारी ऑडिट डॉक्यूमेंट की स्थिति में सबसे उपयुक्त संवैधानिक मानक कौन सा माना जाता है। प्रधानमंत्री की निजी स्वामित्व में चले जाते हैं, सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक संपत्ति रहते हैं और नियमों का अनुसार ही जारी रक्षित होते हैं, ये रिकॉर्ड स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, राष्ट्रपति निर्णय करेंगे। तो इस कंडीशन में सही उत्तर क्या है, तो इस कंडीशन में ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब बात करेंगे 49 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रधानमंत्री के संबंध में महान्यायवादी किस मामले में संभव है। ठीक है, किसी राजनीतिक निर्णय जहां पर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई दे रहा हो, केवल प्रशासनिक आदेशों पर नहीं, प्रधानमंत्री की निजी कार्यों पर नहीं, या कभी कभी प्रधानमंत्री के सभी कार्यों पर। तो ऑब्वियसली आपका इसका सही उत्तर आपको दिख गया होगा, या कहें आपने गैस कर लिया होगा कि तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यदि प्रधानमंत्री और सरकार की अगर कोई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उसका क्या करे, परीक्षण कर सकती है। न्यायिक समीक्षा का दायरा व्यापक हो सकता है, क्योंकि वह सरकार निर्णयों की संवैधानिकता पर क्या भी वो लागू हो सकती है। और जो राजनीति संबंधी जो निर्णय होते हैं उसमें न्यायालय सजग हो जाता है, जबकि मौलिक अधिकारों का प्रश्न जहाँ पर आता है तो उसमें हस्तक्षेप संभव हो जाता है। ठीक है, अब इस कड़ी का अंतिम प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 50 नंबर तक के प्रश्न देखते हैं, 50 से फिर आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की उस शक्ति का नाम बताएं जो मंत्रिपरिषद की नीतियों को अंतिम रूप देता है और सरकार की नैतिक जवाबदेही को आकार देता है। व्यक्तिगत निर्णय शक्ति है, सामूहिक नेतृत्व और चार्जिंग ऑफ कैबिनेट की क्षमता, या राष्ट्रपति के समक्ष अधिकार, या न्यायालय पर नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका सामूहिक नेतृत्व और चार्जिंग ऑफ कैबिनेट की क्षमता की बात करते हैं। चार्जिंग तो क्या था, प्रधानमंत्री की जो प्रमुख शक्तियों के सामूहिक नेतृत्व की अगर मैं बात करूं तो वो कैबिनेट बैठक के नेतृत्व करते हैं, नीतियों को अंतिम रूप देते हैं, सरकार के नैतिक जो राजनीतिक जवाबदेही को आकार देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अमाउंट क्वालिटी जो होती है वो संकल्पना को व्यवहारिक रूप में प्रदान करते हैं, और जहाँ प्रधानमंत्री समन्वय, दिशा निर्देश या निर्णयात्मक सिफारिशों के माध्यम से कहते हैं नीति निर्माण में क्या केंद्रित में रहते हैं, और राष्ट्रपति में सक्षम अधिकार और न्यायालय का नियंत्रण जैसी बातें क्या होते हैं वास्तविक रूप में लागू नहीं होते हैं। और वास्तविक जो शक्तियाँ होती है कैबिनेट नेतृत्व में जो सामूहिक जवाबदेही में ही क्या होती है हमेशा निहित होती, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों 50 नंबरों की श्रृंखला आपके सामने रखिए। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय तरह।